नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया गोयल। आज की कहानी है पिघलते पत्थर। बिटिया की शादी की गहमा गहमी खत्म होते ही घर में कैसा सन्नाटा सा छा जाता है। बेटी की विदाई होते समय 50 लोग होते हैं घर में। एक बेटी विदा हुई तो 49 रह गए लोग जैसे शून्य हो जाते हैं। सब अपने अपने कामों में खुद को समेटे हुए सामान समेटने की जुगत लगा रहे होते हैं। किसी को सुबह की गाड़ी से जाना है, किसी को कल शाम की। रंजना को स्टोर घर के कोने में चौकी पर बैठे बैठे ही जैसे झपकी सी आ गई। आंख लगे तो चारों ओर छोटी ही छोटी नजर आने लगती है। छोटी नाम जाने कैसे पड़ गया। हुई जब बहुत कमजोर थी, कुल जमा 4.5 पौंड की। शायद इसीलिए सब छुटकी छोटी इन्हीं नामों से पुकारने लगे थे। मन जैसे अचानक ही 25 बरस पीछे जा पहुंचा। इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी, जहां से आज बिटिया को दुल्हन बनाकर विदा किया है। बिटिया तो फिर भी 23 बरस की हो गई थी। वह तो मात्र 19 साल की थी और दर्जा इतना बड़ा था, बड़की बहू। इन्हें सब बड़के के नाम से पुकारते थे और वह आते ही बड़की बहू बन गई थी। अपने घर में सबसे छोटी थी। अभाव वहां भी थे, पर शायद सबसे छोटे होने की वजह से उनका असर उस पर सबसे कम होता था। माँ मना करे तो पिताजी, पिताजी मना करे तो बड़े भैया या दीदी, कोई न कोई उसकी फरमाइशों को पूरा कर ही देता था। यहाँ आते ही जैसे एकदम बहुत बड़ी हो गई थी। शादी की रात ही जैसे अपने दिल की एक एक बात खोल कर रख दी थी प्रकाश ने। घर में बेहद कम बोलने वाला बेटा, उसके सामने पहली ही रात कितना मुखर हो उठा था। शायद ये रिश्ता होता ही ऐसा है। दूर दूर दो अनजाने घरों में पले बड़े लोग इस बंधन में बनते ही कितने एक दूसरे के हो जाते हैं कि उनकी सारी आशाएं, सारी अपेक्षाएं जैसे एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती हैं। उसने सुहाग रात की जाने कितने सच्चे झूठे किस्से सहेलियों, रिश्ते की भाभियों, दीदियों और चाचियों से सुने थे, पर उसकी सुहाग रात जैसे सबसे अलग थी। सारी रात उसका हाथ हाथ में थामे जैसे प्रकाश अपनी आधी अधूरी इच्छाओं, कामनाओं का चिट्ठा खोलते रहे थे। कैसे उनके जैसे मेधावी छात्र को 12वीं के बाद ही बाबूजी के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी थी। पर तुम्हें तो पढ़ने को वजीफा मिल जाता, सारे प्रदेश में मेरिट थी तुम्हारी। उसने सहजता से पूछा था। हाँ पगली, वजीफे से पढ़ाई हो सकती है, बहन की शादी तो नहीं ना। दीदी की शादी बहुत अच्छे घर में तय हो गई थी। लड़का डॉक्टर था, पर बाबूजी तो 6 बच्चों का परिवार पाल लेते थे, यही बहुत था। शादी के लिए पैसा बचा सकना तो असंभव ही था। इस छोटे से खस्ताहाल घर के सिवा कोई जमीन जायदाद भी नहीं थी कि उसे ही गिरवी रख कर कुछ इंतजाम कर सकें। अच्छा तो उन्होंने बेटे को गिरवी रख दिया। कहने को तो कह गई, पर इनके चेहरे का रंग देखते ही जैसे मेरी सांस रुक सी गई। हाय राम, क्या सोचेंगे, कैसी मुंहफुट लड़की है, आज आई है। और मैंने जीभ दांतों से काट ली। घर पर सब कितना समझाते थे, कुछ सोच कर बोला कर, पर मैं मुंह जली। सच मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। आंसू मेरी ही नहीं, इनकी भी आंखों में थे। रंजना, लोग सुहाग रात को कुछ न कुछ देते हैं, पर मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। देखो, इनकार मत करना। चाहे जितनी भी कड़वाहट दिल में आए, सब मुझ पर निकाल लेना। सच मानो, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता, किसी भी बात का नहीं, किसी की भी बात का नहीं, तो तुम्हारी बात का तो सवाल ही नहीं। पर घर वालों के सामने तुम अपनी कड़वाहट कभी भी जाहिर नहीं करोगी। आज आज यही वादा मांग रहा हूं तुमसे। जाने किस मिट्टी का बना था ये इंसान। उस रात से और आज 25 साल हो गए। बात मैंने भी उनकी रखी, कभी मन से कभी मन मार कर, पर मैं आज भी उनकी सहनशीलता देखकर जैसे स्तब्ध रह जाती हूँ। उस रात जो इन्होंने कहा वो तो जैसे बहुत कम था,
बाद में जो देखा, जो जाना, जो समझा, उस हर चीज़ ने मेरे दिल के सिंहासन पर इन्हें और अधिक ऊपर और ऊपर प्रतिष्ठित किया। पर कभी कभी जैसे मैं घबरा उठती, जाने कितने ही मौक़ों पर जैसे मैं हार जाती, थक जाती और कह उठती, प्रकाश तुम शायद देवता हो सकते हो, और देवता तो पत्थर के होते हैं, पर मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, मैं बिखर जाऊंगी। इनके दोनों हाथ जैसे मुझे थाम लेते। इनके इस अपनत्व भरे आलिंगन के सहारे मैंने जिंदगी के जाने कितने थपेड़ों को सह लिया था। ऐसा तो नहीं था जैसे ये बिल्कुल ही उदास न होते हों। 2 बार मैंने इनकी भी आंखों में आंसू देखे थे। बड़ी दीदी से इन्हें बेहद लगाव था। एक वही तो इनसे बड़ी थी, बाकी तो सभी इनसे छोटे थे। शायद कभी एक आश्वासन भरे स्पर्श की उम्मीद इन्होंने रखी होगी तो उनसे ही, पर शायद वह अपने पैसे के गरूर में यह भी भूल गई थी कि उन्हें वहाँ तक पहुँचाने वाली सीढ़ी कौन सी है। बाबूजी के सेठ ने इसी शर्त पर पैसा उधार दिया था कि उनका बेटा भी सेठ क्या नौकरी कर ले। उनका भी कहना ठीक था, तुम्हारी तनख्वाह से कितना उधार काटूंगा तो तुम और तुम्हारा परिवार खाओगे क्या। बेटा नौकरी कर ले तो 2-4 बरस में उधार चुक जाएगा। और इन्होंने बरसों जिसे बेगार की थी, अपने सारे सुनहरे भविष्य को दांव पर लगाकर। हमारी शादी हुई तब तक वह कर्जा चुका रहे थे। छोटे भैया की शादी के बाद के दिनों की बात है। घर आई दीदी किसी रिश्तेदार के सामने कह रही थी, अरे इन लोगों का खर्चा ही क्या है, बाप दादाओं के बनाए घर में रहते हैं, हम 5,000 तो मकान का किराया देते हैं। पास के कमरे में खड़े इन्होंने यह बात सुन ली थी। यह 3 कमरों का मकान, जिसमें किसी के भी आते ही हमसे हमारी रात का वो कुछ क्षणों का सुकून भी छीन जाता था। छोटे भैया की शादी के बाद मैंने एक बार दबी जबान से कहा भी था, अब ठीक ठाक मकान हम भी ले लें। इस जर्जर होते मकान में रोज रोज पैसा लगाने से तो यही बेहतर है। पर माँ बाबूजी को छोड़कर उनका श्रवण कुमार भला कैसे जा सकता है। हाँ, यह बात अलग थी कि माँ बाबूजी आजकल जरूर बहुत उत्सुक रहा करते थे कब उनका छोटा बेटा बुलाए और वे वहाँ जाएं। 15 दिन रहकर आते तो महीनों वहाँ के गुण गाते, ऐसो बढ़ियो कूलर है, पता ही ना चले कि मौसम गर्मी का है कि जाड़े का। केबल टीवी पर दिन भर इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं कि बस। उसे कई बार लगता, कहे कि फिर आप वहीं क्यों नहीं रह जाते। राजू भैया का मकान तो इतना बड़ा है, इतने बड़े ओहदे पर हैं, पति पत्नी दोनों कमाते हैं, पर वह भी जानती है और मन ही मन यह लोग भी कि वह सिर्फ माँ बाबूजी को तभी ले जाते हैं जब या तो उनकी नौकरानी लंबी छुट्टी पर जाती है या उन लोगों को कहीं घूमने जाना हो। घर की चौकीदारी और बच्चों की देखभाल के लिए तो कोई चाहिए। और दीदी इस मकान का उलाहना दे रही हैं। हम दोनों पास के ही कमरे में थे। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखा और इन्होंने मुंह फेर लिया था। मैं जानती हूँ दीदी की बात ने इन्हें कितना आहत किया था। कोई और कहता तो शायद इतना बुरा न लगता। और दूसरी बार राखी आ जाने भाई दूज का मौका था। कभी कभी ऐसा होता था कि सब लोग इकट्ठा होते। उस दिन राजू भैया के 500 के कड़क नोट के बीच इनका 100 रुपये का नोट शायद दीदी को नागवार गुजरा था। और शायद रात को ही किसी बात पर मेरे मुंह से छोटी के बढ़ते खर्चों की चिंता की बात निकल गई थी। उसी का सिरा पकड़कर थाली में पड़ा नोट दीदी ने इन्हें वापस लौटाते हुए कहा था, रहने दे प्रकाश, अब बहनों की चिंता छोड़, बेटी की कर। मुझे लगा था चीख पड़ूं, कहूँ लौटाना ही है तो इनकी ज़िंदगी के वो साल लौटा दो, पर इनके पीछे पीछे चुपचाप ही कमरे में चली आई थी। इन्हें दिया वचन याद आ जाता और मैं इनकी भीगी आंखों की मूक साक्षी पर रह जाती। बाहर वाले समझते अब भला हमें क्या चिंता है, सब बहनें अच्छी जगह हैं, भाई कमा रहे हैं, छुटकी का ब्याह तो आनन फानन में हो जाएगा। मुझे भी इनकी बात याद आती। शादी को थोड़ा ही समय हुआ था, यह चाहते थे अभी बच्चा न हो, घर की बहुत जिम्मेदारी है। पर मेरी बड़ी इच्छा थी, बाल सुलभ सा मन था, एक छोटा सा खिलौना हो। पर यह कहते ये हैं तो तुम्हारे ननंद देवर, नहीं अपना बच्चा समझो। पर अपनी इस जिद पर मैंने इन्हें झुका लिया था।
पर छुटकी के बाद इन्होंने कितने शांत और संयत स्वर में कहा था, रंजना, मैं बाबूजी की गृहस्थी के बोझ से ही इतना थक गया हूँ कि अपनी गृहस्थी का बोझ उठाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुम्हारी बहुत इच्छा थी और मातृत्व तुम्हारा यह अधिकार तुमसे छीनना मुझे गलत लगा, इसीलिए। पर बस अब और नहीं। लोग कितना कहते, बाबूजी, माँ जी, मेरे मम्मी पापा, एक बच्चा ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, बहन को भाई तो चाहिए, और न जाने क्या क्या। पर मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती। छुटकी से इन्हें बेहद लगाव था। स्नेहिल तो ये वैसे भी बहुत थे सबके ही प्रति, पर प्रतिदान में मिली उपेक्षा और रूखेपन ने जैसे इन्हें आत्म केंद्रित कर दिया था। बस छुटकी थी जो इनके आवरण के भीतर इन तक पहुंच पाती थी, वहां तक जहां तक शायद मेरी भी पहुंच नहीं थी। पापा के अनकहे दर्दों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को जैसा उसने समझा, आज लग रहा है क्या वैसा मैं भी नहीं समझ पाई। इसीलिए विदाई के समय उस इंसान को जिसे मैं हमेशा बेहद मजबूत समझती थी, यूँ फूट फूट कर रोते देख मन ऐसा बिखर गया था कि उसे अब तक सहेज नहीं पाई हूँ। चौकी पर बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी। वहीं पास पड़ी चद्दर को बिछा मैं जमीन पर ही लेट गई। शायद सुबह होने में अधिक वक्त नहीं होगा। मैंने करवट बदली तो दरवाजे पर कोई साया सा लगा। उठने लगी तो इनका स्वर सुनाई दिया, रंजना, नींद नहीं आ रही? मेरे हाँ कहने तक उन्होंने स्टोर की छोटी लाइट जला दी थी। बल्ब की पीली रोशनी में कितने थके थके लग रहे हैं यह। पास में रखी चौकी पर आकर बैठे तो आज मैंने इनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। हमेशा इन्होंने मुझे सहारा दिया था, आज इतने अशक्त लग रहे हैं। ऐसा भी क्या है जी, बेटियां तो जाने के लिए ही होती हैं। बेटी इतने अच्छे घर में ब्याही गई, यह संतोष कम है क्या? नहीं रंजना, बेटी की नहीं, तुम्हारी सोच रहा हूँ। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है मैंने। अरे अरे, क्या हो गया है तुम्हें? क्या नाप शनाप कह रहे हो? रंजना, माँ बाबूजी के व्यवहार ने जैसे मुझे बिल्कुल तोड़ दिया है। भाई बहनों की छोड़ो, पर क्या माँ बाप भी? कहा तो ये जाता है माँ बाप को अपनी कमज़ोर संतान से अधिक प्यार होता है, पर उन्होंने ही, और फिर मैं तो किसी भी मामले में किसी से कमतर नहीं था। उन्हीं की खातिर बाद में भी मैंने कितने ही अवसरों को ठुकराया, पर पर आज मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी चोट पहुंची है। मैं समझ रही थी इनका इशारा किस ओर है। उस समय भावनाओं के अतिरेक में मैं इन्हें जाने क्या क्या कह गई थी। छोटी बहू क्योंकि किसी बड़े घर से आई थी, उसको जेवर व साड़ियाँ चढ़ाने में बाबूजी ने अपनी ग्रेचुटी जीपीएफ सब खत्म कर दिया था। मुझे कभी 2 ग्राम सोने के बुंदे भी न बनवाने वाले सास ससुर ने उसके भाई के ब्याह में भी सोने की जंजीर दी थी, न जाने किस उम्मीद में। पर सच कहूँ, इन सब बातों को मैंने कभी दिल से नहीं लगाया। अपने तन का एक एक जेवर उतार कर नंदों की शादी में खुशी खुशी लगाया था। पर आज आज जब मेरी बेटी के ब्याह में दादा दादी ने एक चांदी का जेवर तक रस्म अदायगी समझ कर भी नहीं दिया, तो न जाने कितने भूले बिसरे जब एक साथ ही रिस उठे थे। मेरे साथ साथ यह भी आहत हुए थे, पर यह हमेशा की तरह मौन थे और मैं मुखर हो उठी थी। गुस्से में बहुत कुछ ऐसा भी कह गई थी जो शायद नहीं कहना चाहिए था। शायद उसी कारण मैंने सहज होते हुए कहा, छोड़िए भी उन बातों को। शादी ब्याह में तो जाने कितनी बातें उठती हैं। हमारी तो ये आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हुई, बस अब अपने लिए ही जीना है। नहीं रंजना, ऐसे कहाँ जिम्मेदारियों का अंत होता है। जब सबसे पहले नौकरी की थी तो सोचा था दीदी का ब्याह हो जाए, बस मेरी जिम्मेदारी खत्म। 2-4 साल में कर्जा उतर जाएगा, तब तक छोटा भी कमाने लगेगा, फिर जिम्मेदारियां वो संभालेगा। पर नहीं, कुछ कंधे शायद जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए ही बने होते हैं रंजना। पर अब आज मैंने सोच लिया है, बम्बई वाली कंपनी का ऑफर स्वीकार कर लूँगा। सब मेहमान विदा हो जाएं, 1-2 दिन में फिर हम भी निकल चलेंगे। ये क्या कह रहे हैं जी, अब सारी ज़िंदगी गुजार ली? अभी कहाँ गुजरी है ज़िंदगी। बिटिया की शादी के साथ एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत हुई है। माँ बाप, भाई बहन, सबकी उपेक्षित नज़रों को सह लिया है मैंने।
पर शायद कल को यही उपेक्षा अपनी ही बेटी की आंखों में नजर आई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं वो जमाने कहाँ गए जब रिश्ते स्नेह, अपनत्व, त्याग, प्यार की खाद से पनपते थे। अब तो वह उस रक्कासा की तरह हो गए हैं जिसके पांव सिर्फ सिक्कों की खनक पर थिरकते हैं। समझ नहीं पा रही हंसूं या रोऊं, खुश हों या उदास। सुना था बुद्ध की आंखों में आंसू नहीं आते, पत्थर टूट भले जाएं पर पिघलते नहीं। पर आज देख रही हूँ अगर बुद्ध की आंखों में आंसू आ जाएं तो पत्थर भी पिघलने लगते हैं।